starting from governance to curriculum syllabi to every aspect of the thing Madam has experienced and placed very nicely before us. So next, may I invite Dr. Navneet Sharma, Central University of Himachal Pradesh, to deal upon higher education because of the implementation of NEP 2020. मैडम आप चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भूल गए बहुत जल्दी। मैंने बोला था आई मीन चंडीगढ़ बॉम्बे में कुछ और बैलेट से भी हो रही है कि दादरी बैलेट से भी लंबे लगा रहे हो ना आई नो आई मीन चंडीगढ़ बॉम्बे में तो कुछ और है। निशान तो कहीं भी लगाया जा सकता, निशान का क्या है। और अगर कीचड़ नहीं होगा तो कमल कैसे खिलेगा, तो कीचड़ फैलाना उनका काम है। खैर, Dr. Nandita Narayan has spoken many things. साथियों, शुरू तो मैं मित्रों से करना चाहता था, फिर मुझे लगा आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे, फिर मैंने साथियों से शुरू कर ले। मुझे लगता है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भी किसी तरह के ईवीएम से ही लिखवाई गई, क्योंकि इतनी विभत्स शिक्षा नीति और नहीं लिखी जा सकती, इतनी खराब शिक्षा नीति और नहीं लिखी जा सकती। और खासतौर पर उन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती जो उस शिक्षा व्यवस्था के उत्पाद थे जो इतनी खराब नहीं थी। तो एक बार कस्तूरी रंगन साहब खुद पैनल पर बैठे हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि भाई आपकी कमेटी में एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास पीएचडी एजुकेशन हो। भाई एजुकेशन एक विषय भी है, इसमें कोई पीएचडी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला जो शिक्षा पर बात कर सके। तो अगली बार जब आप मिसाइल बनाने की कमेटी बनाएं तो मेरे पास पीएचडी एजुकेशन है, मुझे उसमें रख लेना। तो वो केवल मुस्कुरा कर रह गए। पर खैर, कुछ चीजें हैं जिनको मतलब मुझे लगता है आज के युवाओं को समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल एक राजनीतिक एजेंडे का मामला नहीं है। आपकी भावी दुनिया कैसे होने वाली है, आप लोग किस तरह की दुनिया में जीने वाले हैं, ये शिक्षा नीति ने तय किया। एक वानगी देखते हैं, एक फॉर एन एग्जाम्पल, आई मे बी वेरी क्रिस्प इन अनदर लैंग्वेज, बट I'll be very sorry if I'm not saying in that language because that will convey much more ideas. So I'll be preferring more in Hindi, but I'll just say the gist in English. एक वानगी देखते हैं कि मान लीजिए आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। इस नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था है कि अगर आप 1 साल बाद छोड़ना चाहें तो कंपाउंडर, 2 साल बाद छोड़ना चाहें तो नर्स, और पूरे 3 साल कर लिए तो डॉक्टर। तो ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का सवाल। आप अगर बोइंग उड़ाना चाहते हैं और आपने 6 महीने बाद कहा जी अब और नहीं पढ़ेंगे, तो आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस दे दिया जाए। हाउ डू यू इमेजिन दिस आइडिया ऑफ मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इज टू वर्क? ये नहीं पता है कि हमारा बीए 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। 1 साल में करेंगे सर्टिफिकेट, 2 में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री। डिग्री में अगर 75% से ज्यादा है तो डिग्री विद ऑनर्स, और अगर एक पेपर रिसर्च का पढ़ लिया तो डिग्री विद रिसर्च विद ऑनर्स। तो एक ही डिग्री में कितनी सारी डिग्रियां हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मतलब भारतीय जनता मूर्ख है, मतलब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसको कितना नायाब तोहफा दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दस्तावेज को पढ़ें आप। लोग कहते हैं कि भाषा फैलती है, तो अंग्रेजी की शिक्षा नीति जो है वो 66 पन्ने की है, और जब वो हिंदी में अनुवाद होती है तो 140 पन्ने की हो जाती है। तो या तो जो अंग्रेजी में लिखा है वो हिंदी में नहीं आ पाया, जो हिंदी में लिखा है वो अंग्रेजी में नहीं आ पाया। और हिंदी अंग्रेजी किसी ने नहीं पढ़ा। एक शब्द है जिसे अगर आप पढ़ें, जो प्राइवेटाइजेशन का बहुत खूबसूरत शब्द है, और जिसको इन्होंने कहा फिलैंथ्रोपी। और ये फिलैंथ्रोपी 80 बार आता है उस 66 पन्ने की दस्तावेज में। आप गूगल काउंट कर सकते हैं आसानी। हिंदी उसे परोपकार कहती है, जबकि फिलैंथ्रोपी का हिंदी अनुवाद लोक सेवा होता है, जो गांधी भी कहते थे। पर गांधी की लोक सेवा को इन्होंने परोपकार बना दिया है कि अगर अब अडानी और अंबानी आप पर परोपकार करना चाहें तो ठीक है, और नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। तो मामला लोक सेवा का नहीं। बहुत सारी मजेदार इसमें घटनाक्रम है।
एक पन्ने पे लिखा है कि आपको 64 कलाओं में प्रवीण बनाया जाए, और ये 64 कलाएं कौन सी होंगी? वो भारतीय इतिहास बोध से ली जाएंगी और एक तरह के खास दर्शन से ली जाएंगी, जिसकी सुबह प्रोफेसर सेशन ने बहुत ही वेरी कैटेगोरिकली पॉइंटेड आउट दैट हाउ हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल एजेंडा इज बीन थ्रोन अपॉन अस थ्रू दिस पॉलिसी। तो कहा आपको 64 कलाएं जाननी है, 64 कलाएं जाननी है। अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि 64 कलाओं में से कितनी कला जानकर आप सर्टिफिकेट लेंगे, कितनी कला जान के डिप्लोमा लेंगे, कितनी कला जान के डिग्री लेंगे, पर उसका डिवीजन नहीं है। आप 6 महीने में भी 64 कलाएं जान सकते हैं और 3 साल जानेंगे तो भी 64 कलाएं ही जानेंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस। एक बात जो मैम ने भी कही और सुबह से कई लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के पैसे काट दिए गए, यूजीसी का फंड काट दिया गया। हम लोग भी चाहते थे कि यूजीसी जैसी संस्था बंद हो जानी चाहिए, पर यूजीसी बंद करके इन्होंने एक बड़ा नया सुंदर शब्द दिया है इस नीति में, जिसे ये कहते हैं लाइट बट टाइट। दिस इज वन ऑफ द फ्रेज विच इवन मोदी लव्स, दैट लाइट बट टाइट। ये लाइट बट टाइट को उन्होंने कहा हम यूजीसी को हटा देंगे और कोई एक बॉडी बनाएंगे। और एक बॉडी बनाने के लिए एनईपी क्या सलाह देती है कि पहले एक नेशनल एक्रीडिशन काउंसिल होगी, जिसको नेशनल अचीवमेंट सर्वे हेल्प करेगा, जो हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल चलाएगी, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया चलाएगा, जिसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल चलाएगी। तो पहले यूजीसी अकेले बर्बाद करती थी शिक्षा को, अब ये 5 मिलके करेंगे। जो ग्रांट देगा वो रेगुलेशन नहीं बनाएगा, जो रेगुलेशन देगा वो ग्रांट नहीं बनाएगा, और जो ये दोनों नहीं करेगा वो आपको एक्रेडिशन देगा, और जो एक्रेडिशन दे रहा है उसका अचीवमेंट सर्वे से कोई लेना देना नहीं होगा। और इन सब के ऊपर एक जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी और उसके ऊपर एक केब होगी। तो बोले भाई आप शिक्षा को अकेले बिगाड़ते हैं, ये बात ठीक नहीं है, हम सब मिलकर बिगाड़ेंगे। तो यूजीसी को अकेले श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए। उसके बाद बोले कि केवल अकेले इनसे नहीं बिगड़ेगा तो 8 तरह के फ्रेमवर्क आएंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सजेस्ट करती है कि पहला फ्रेमवर्क आएगा जो छोटे बच्चों का होगा, फिर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा जो सुबह बता रहे थे 600 पन्ने का है। वो 600 पन्ने का इसलिए है क्योंकि उसमें स्कूल का टाइम टेबल भी बनाकर दे दिया गया है। स्कूल को टाइम टेबल बनाने की भी मेहनत नहीं करनी, उसमें मॉडल टाइम टेबल भी दे दिया है। That's how it is 600 पेजेस। तो वो उसका टाइम टेबल दे दिया। अब आप उसमें एक देखें, हायर एजुकेशन का एक सबसे मजेदार हिस्सा है, इन्होंने क्या किया है कि हर साल को एक लेवल दिया है। फर्स्ट ईयर लेवल 5 पे, सेकेंड ईयर लेवल 6 पे, लेवल 9 सबसे मजेदार। आपका अगर 1 साल का पीजी डिप्लोमा है तो भी लेवल 9 है, 1 साल की पीजी डिग्री है तो भी लेवल 9 है, 4 साल का बीएड है तो भी लेवल 9 है, 3 साल की एलएलबी है तो भी लेवल 9 है, एलएलबी के बाद एलएलएम किया तो भी लेवल 9। तो ये 9 अंक से पता नहीं क्या इतना प्रेम था। इस पूरे दस्तावेज में आप देखें कि लेवल 9 पर कितनी तरह के डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स हैं। यू विल इमेजिन दैट, वो कहते हैं ना कि बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं, तो शायद इसीलिए लेवल 9। एक क्रेडिट, एक केवल, और वो बात, एक क्रेडिट के लिए इन्होंने कहा कि 15 घंटे डायरेक्ट टीचिंग होगी और 30 घंटे इनडायरेक्ट टीचिंग होगी। कोई बड़ी बात नहीं, 45 घंटे हो गए। और अगर एक बच्चे ने 20 क्रेडिट एक सेमेस्टर में पढ़ा तो 900 घंटे हो गए। सिंपल अरिथमेटिक। 900 घंटे 90 दिन में करना है। 90 दिन में 900 घंटे करना है, यानी आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है। तो जो प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा हो, आपसे 10 घंटे पढ़ने को कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए संसाधन नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, अध्यापक नहीं है, बजट नहीं है, एलोकेशन नहीं है। पर रोज 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना इतना मतलब रोचक काम होगा ये। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच मेनी पीपल हैव deliberated upon, whether it is the corporatization of the education that they wanted to achieve via communalization, सांप्रदायिकरण से, या वो सौंप देना चाहते हैं शिक्षा सब बिरला अंबानी को, या बिरला अंबानी को शिक्षा मिल जाए इसके लिए वो शिक्षा का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हमें सोचना होगा। एक प्रोफेसर्स जिनकी बात नंदिता जी भी कर रही थी, किस तरह की नियुक्ति हो रही है। एक प्रोफेसर, जानी मानी प्रोफेसर, एक महिला विश्वविद्यालय की कुलपति थी,
उन्होंने एक जगह भाषण में कहा, आप लोगों को ये जान के आश्चर्य नहीं होगा कि जितनी इस देश में हनुमान चालीसा नहीं लिखी गई, उससे ज्यादा तो NEP चालीसा लिखी गई। लोगों ने इतनी तारीफ की। वो मैडम कहती हैं कि मोदी जी इतने विजनरी थे, उन्हें पता था G20 हमें मिलेगा, इसीलिए NEP 2020 मिला है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब तारीफ का पुल कैसे। और बाद में वो मैडम वाइस चांसलर थे, UGC की सेक्रेटरी हो गई अब। तो देखिए फल तो मिलता है ना। वो अलग बात है कि आप कहते थे कि विद्या से मुक्ति मिलेगी, सा विद्या या विमुक्त है, तो बोले मुक्ति मिलेगी, हम तुमको मोक्ष के लिए मंदिर दे रहे हैं, तुम खाली मुक्ति के पीछे क्यों पड़े हो। तो आप ये सवाल जो नंदिता जी ने उठाया, ये आपको तय करना है। एक पीढ़ी ने मंदिर के लिए वोट दिया, उसको मंदिर मिला। अगर एक पीढ़ी शिक्षा के लिए वोट देगी तो उसको शिक्षा मिलेगी। वो आप EVM के मार्फत देंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको तय करना है कि आप। और ये जो केवल एक छोटी सी बात और कहकर, केवल उच्च शिक्षा का मामला नहीं, स्कूली शिक्षा तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत में। अभी क्या किया है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि इन्होंने सारे विषयों को 4 डिसिप्लिन्स में बांट दिया है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अलग कर दिया है, कॉमर्स अलग कर दिया, साइंस अलग कर दिया, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स अलग कर दिया। और ये कहा है कि हर बच्चे को 16 क्रेडिट पढ़ने, यानी कि हर डिसिप्लिन से एक एक सब्जेक्ट लेना है। वहां तक का भी गणित ठीक है। इन्होंने क्या किया कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक जगह रख दिए। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर ले लें, उसके साथ फिर आपको 2 डिसिप्लिन से और लेने, तो आप मैथमेटिक्स भी लेंगे या इंग्लिश भी लेंगे या हिस्ट्री भी लेंगे या डांस। तो जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है उसको 20 क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा और बाकियों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जो मूलभूत गणित है उसके बारे में भी नहीं सोचा गया। जैसे यही जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाला सवाल है, अगर आप सर्टिफिकेट करके निकलना चाहते हैं तो आपको 4 क्रेडिट का एक ब्रिज कोर्स भी करना है। तो आपने फर्स्ट ईयर के बाद 4 क्रेडिट का ब्रिज कोर्स किया, सेकेंड ईयर के बाद 4 क्रेडिट का ब्रिज कोर्स किया। और अगर पूरा BA 120 क्रेडिट का था तो आपके पास ये 2 एडिशनल ब्रिज कोर्स हैं। तो जो छोड़ के पढ़ रहा है उसके पास 128 क्रेडिट है, और जो बिना छोड़े पढ़ रहा है उसके पास 120 क्रेडिट। तो ये कैसी शिक्षा नीति लिखी गई है, इसका क्यों विरोध होता है, इससे क्या करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। ये तो मैंने उस भाषा में कहा जिसे आप लोग समझ सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी अखबार के नाम के साथ मेरा नाम अगर गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें अकादमिक तौर पर भी लिखी हुई मिल जाएंगी। धन्यवाद।